मुस्कुरा कर मिला करो हमसे, मुस्कुरा कर मिला करो हमसे, कुछ कहा और सुना करो हमसे। बात करने से बात बढ़ती है, रोज बातें किया करो हमसे, मुस्कुरा कर मिला करो हमसे। नमस्कार, रेडियो उड़ान के दिल्ली स्टूडियो से एक बार फिर मैं अमित भट्ट अपने तमाम लिसनर्स का, सभी सुनने वालों का तहे दिल से खैर मकदम करता हूं, स्वागत करता हूं प्रोग्राम एक मुलाकात के एक और संस्करण में। दोस्तों, रेडियो उड़ान और प्रोग्राम एक मुलाकात आने वाले फरवरी में अपना 1 साल पूरा कर रहा है। और जैसा कि पिछले कुछ दिनों से हमारे श्रोता समय समय पर हमारे द्वारा सुन रहे होंगे कि आगामी 31 जनवरी को रेडियो उड़ान की पहली कन्वेंशन या मीट का आयोजन किया जा रहा है दिल्ली के अंबेडकर भवन में। और चूंकि रेडियो उड़ान अपना 1 वर्ष पूरा कर रहा है, जो सफ़र है वो 1 वर्ष पूरा कर रहा है आगामी 2 फरवरी को, उसी उपलक्ष्य में 31 जनवरी को इस आयोजन को किया जा रहा है। और इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी श्रोता आमंत्रित हैं। अधिक जानकारी के लिए और इस कन्वेंशन का हिस्सा बनने के लिए लॉग ऑन कीजिए www.radioudan.com। श्रोताओं, कार्यक्रम एक मुलाकात में जो पर्सनैलिटी, जो कहना चाहिए कि आज हमारे इस कार्यक्रम का मेहमान है, वो हैं डॉक्टर कुसुम लता मलिक। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली की डॉक्टर कुसुम लता मलिक अपनी कई कहना चाहिए कि गतिविधियों के लिए और सक्रियता के लिए, जिस तरीके से वो सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय हैं, उनके लिए जानी जाती हैं। और हाल ही में वर्ष 2014 में वो नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड की नेशनल लेवल पर कहना चाहिए वाइस प्रेसिडेंट बनी है। वाइस प्रेसिडेंट की लाइबिलिटीज उनको एनएफपी के द्वारा दी गई हैं और तमाम कहना चाहिए कि ख्यातियाँ उनके नाम से है, ये कहना गलत ना होगा। वर्तमान समय में आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की आर्ट्स फैकल्टी में पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स को हिंदी विषय पढ़ाती हैं, हिंदी का आप अध्यापन कार्य कर रही हैं। और पिछले लंबे समय से बहुत सारे राष्ट्रीय स्तर के संगठनों से आप भारतवर्ष में जुड़ी हुई हैं, अखिल भारतीय स्तर पर। डॉक्टर कुसुम लता मलिक हिंदी तो पढ़ाती ही हैं स्टूडेंट्स को, बच्चों को कॉलेज में, लेकिन उसके अतिरिक्त वो एक कवित्री हैं और लेखिका हैं। हाल ही में उनकी कहना चाहिए कि उन्होंने अपनी 7वीं पब्लिकेशन पूरी की है। लगभग 7 पुस्तकें उनकी प्रकाशित हो चुकी हैं और इसके अतिरिक्त वो और भी लेखन कार्य कर रही हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो सक्रिय हैं आजकल नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड में बतौर वाइस प्रेसिडेंट अपनी सेवाएं दे रही हैं। तो डॉक्टर कुसुम लता, जो कि आज की हमारी प्रोग्राम की मेहमान हैं, हम उनसे बात करेंगे बस कुछ ही पलों में। टेलीफोन पर मैंने उनसे सीधे बातचीत की और ये बातचीत आप बस कुछ ही क्षणों में सुनेंगे। कहीं मत जाइएगा, सुनते रहें प्रोग्राम एक मुलाकात अपने दोस्त अमित भट्ट के साथ, अपने फेवरेट ऑनलाइन रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान पर। रेडियो उड़ान यानी कि अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। रेडियो उड़ान कन्वेंशन 2015 मकसद आप सबसे मिलने का। रेडियो उड़ान कन्वेंशन 2015 जहां होंगी पोइट्री, प्ले,
singing, presentation और much more. So what are you waiting for? जल्दी से रजिस्टर करें हमारी वेबसाइट www.radioudan.com पर और बने पार्ट 2015 रेडियो उड़ान कन्वेंशन का। आप सुन रहे हैं एक मुलाकात आरजे अमित के साथ। जी, तो मैडम सबसे पहले मैं रेडियो उड़ान की तरफ से आपका स्वागत करता हूं प्रोग्राम एक मुलाकात में। और चूंकि पहली बार आप हमारे इस प्रोग्राम में, यूं तो रेडियो उड़ान के जो प्रसारण हैं उनसे आप जुड़ी रही हैं, लेकिन एक मुलाकात में आपकी और हमारी ये आज पहली मुलाकात है। और हाल ही में आप NFB में, नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड में आप वाइस प्रेसिडेंट के रूप में आप जुड़ी हैं, पहली महिला उपाध्यक्ष हैं। अगर मैं मेरी जानकारी ठीक है तो उसके लिए हम आपको मुबारकबाद देते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैडम मैं जानना चाहूंगा, चूंकि पूर्व में भी आप और संगठनों से जुड़ी रही हैं और हाल ही में आपने, जैसा कि मैंने कहा कि एज ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ NFB जैसी संस्था से जुड़ी हैं, और आते ही ये सुनने और समझने में आया है कि बहुत सारी गतिविधियों में आपने अपने आप को एंगेज कर लिया है, खास तौर पर जो महिला सशक्तिकरण है या वुमेन एम्पावरमेंट है, जहां तक दृष्टिविहीन महिलाओं का सवाल है। काफी आप दौरे कर रही हैं राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न राज्यों के, और आगामी जो फरवरी मार्च है उसमें कुछ कॉम्पिटिशन्स भी आपने कराने का निर्णय लिया है। मैं दोबारा कहूंगा कि अगर मेरी जानकारी सही है तो ये पहली मर्तबा शायद इस तरह के कॉम्पिटिशन्स वगैरह जो है वो युवाओं के लिए ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि किन सपनों को लेकर के आप नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड से जुड़ी हैं, और आगे आपका क्या इरादा है, किस तरह से आप कार्य करना चाहती हैं? दिल्ली के बहुत ही प्रसिद्ध नाट्य समूह है जो देश में सर्वाधिक सक्रिय माना जाता है, अस्मिता नाट्य ग्रुप जी। अरविंद गौड़ जी जिसके डायरेक्टर हैं और फाउंडर मेंबर भी हैं, उससे जुड़ी हूँ उसके जन्म से लेकर जी। क्योंकि मेरा जो विशेषज्ञता है मेरी वो थिएटर रही है लिटरेचर में, और थिएटर से एज ए एक्टिव मेंबर, एज ए क्रिटिक मैं जुड़ी रही हूँ। तो मेरी एक गतिविधि सांस्कृतिक से वो रही है, आज तक भी है और भविष्य में भी रहेगी। दूसरी बात, क्योंकि हमारा समाज बहुत ही प्राचीन पद्धति पे चलने वाला समाज है, और सत्तात्मक समाज में जिस तरह से परिवर्तन होना चाहिए उस तरह से परिवर्तन नहीं हुआ हमारे समाज में। हालांकि बहुत कुछ बदला है, लेकिन फिर भी जो 70% गांव का है, 70 से कुछ कम भी कह सकते हैं, लेकिन लगभग, क्योंकि माइंडसेट शहर का भी वैसा ही है, तो महिलाओं की स्थिति जो है वो आज भी दोयम दर्जे की है जी। चाहे वो उच्च वर्ग की महिला हो, चाहे वो मध्य वर्ग की हो, चाहे वो निम्न वर्ग की हो, उसका न सिर्फ मानसिक बल्कि शारीरिक शोषण भी दो आयामों पर होता रहा है और होता है। तो इसलिए मैं अखिल भारतीय महिला मंच से भी पिछले 20 सालों से जुड़ी हूँ जी। और अखिल भारतीय महिला मंच से जुड़ते हुए मैंने कई रिसर्च प्रोजेक्ट किए हैं, जिसमें हरियाणा राज्य है जहाँ पर हमने लगभग 30 गांव का सर्वे किया था कि महिलाओं की घरों के भीतर क्या स्थिति है। ऐसे उत्तर प्रदेश में हमने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लगभग 25 गांव का सर्वे किया था, और बहुत वहाँ गांव जाकर जिसमें हमने जाना था कि महिलाओं की आंतरिक स्थिति क्या है अपने परिवारों में जी। तो इस तरह से ये जेंडर जो बायस है सोसाइटी का, उसको मैंने जमीनी हकीकत पे देखा है। तीसरी बात, मैं दृष्टिहीनों के संगठनों से रचनात्मक स्तर पर ही जुड़ी जी। क्योंकि मुझे लगता था कि अपनी रचना धर्मिता को, अपनी सृजन कर्म को मैं जाया ना करूं, क्योंकि दृष्टिहीनों का वर्ग एक बहुत छोटा वर्ग है, और उसमें उसी घनत्व के साथ रिजिडिटी भी है, पूर्वाग्रह भी है।
जी ये बात मैंने अन्य विद्यालय में पढ़ते समय ही जान ली थी। जी। इसलिए मैंने अपना विस्तार उस क्षेत्र में नहीं देखा। मैंने अपना विस्तार उसके बाहर देखा कि उसका लाभ अगर मैं बाहर जाऊंगी तो वो चीजें दोनों तरह से उसको दोहरा लाभ होगा। एक इस तरह से होगा कि मैं बाहर अपनी एक आइडेंटिटी बनाऊंगी, अपने समाज की एक आइडेंटिटी बनाऊंगी, तो उसके लिए एक स्थान बनेगा। दूसरा कि मैं एक प्रतीक के रूप में सोसाइटी में काम करके उनके लिए जगह बना सकूं। बजाय उनके बीच में काम करने के मैंने बाहर काम करना अधिक पसंद किया जी। इस तरह से रचनात्मक रूप में मैं ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड, ये AICD क्या जो भी है जी जी, क्या अखिल भारतीय क्या है ये ऑल इंडिया ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड, नहीं कन्फेडरेशन, हाँ ऑफ द ब्लाइंड जी, AICD से मैं जुड़ी। कौन साहब बहुत बार कहते रहे हमारे लिए ये लिख दीजिए। उन्होंने ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जिसमें देश विदेश की महिलाएं आती थी, जब भी वो चला है। और इस साल हर साल मैं इसमें कंट्रीब्यूट करती रही हूँ अपने मकसद में। जी जी। 1988 में एक आम सदस्य के रूप में मैं NFB से जुड़ी थी और बहुत आश्चर्य के साथ जुड़ी थी, हालांकि मुझे जरूरत नहीं थी जी। जुड़ी इसलिए थी कि हमारा जो स्कूल था राष्ट्रीय विरजानंद कन्या विद्यालय, वहां पर एक मैसेज भेजा गया था कि NFB जो है नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड, वो ब्रेल में एक परीक्षा पत्र का आयोजन करवा रही है और जो भी उस परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे उनको तुरंत नौकरी दे दी जाएगी जी। तो अधिक जिज्ञासावश और कम आवश्यकतावश मैं अपनी कुछ मित्रों के साथ उस कंपटीशन के लिए सदस्य होने के लिए पहले हम NFB गए और उसके बाद फिर हमने वो पेपर दिया। सौभाग्य से वो पेपर मेरा उत्तीर्ण हुआ, मेरा सिलेक्शन भी हुआ, लेकिन क्योंकि मैंने कहा जैसा कि मुझे जरूरत तो थी नहीं जी। इसलिए मैंने वो नौकरी उस समय नहीं की 4 सालों तक जी। लेकिन जब मेरा विवाह हो गया 92 में और मुझे लगा कि किराए के मकान में रह रहे हैं, तो वो NFB ने एक नौकरी दिलवाई थी, वहाँ सबको वो मकान मिल जाते हैं। मैंने सोचा उसको जाके ज्वाइन कर लेती हूँ, पढ़ाई भी साथ साथ कर लूंगी। तो इस दौरान फिर मैं दोबारा NFB गई और मैंने देखा कि मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया गया वहाँ पर लोगों ने, तुरंत उस नौकरी को बहाल कराने में, जबकि मेरी तो कोई पहचान नहीं थी, एक आम सदस्य के रूप में ही मैं गई थी। उन्होंने मेरी मदद की और 1 हफ्ते के भीतर वो बहाली मेरी नौकरी की हो गई। तो ये बात दिल्ली की है या किस राज्य की? दिल्ली की, यही दिल्ली की बात कर रही हूँ मैं। उसके बाद बहाली हो जाने के बाद, हालांकि मैंने वो नौकरी की नहीं, मैंने रिजाइन कर दिया बहुत जल्दी ही, कुछ ही टाइम बाद। 1-2 साल मैंने वो नौकरी की, उसमें पदोन्नति भी ली मैंने अंदर ही अंदर, और 1-2 साल में रिजाइन भी कर दिया क्योंकि मेरी स्टडी में बाधा पहुंचती थी और मेरे घर के दायित्व भी मुझ पर आ गए थे। और फिर धीरे धीरे कंसेशन के रूप में लड़कियां जाती थी और वहाँ सरलता से कंसेशन बन जाता था। इस तरह से NFB से मेरा परिचय हुआ। अब ये बड़ी ही बात कि इस तरह सक्रिय रूप में एक एक्टिव मेंबर के रूप में मैं NFB से क्यों जुड़ी। आप जानते हैं कि RPD बिल 2014 को लेकर पूरे मीडिया में, पूरे देश में, दृष्टिहीन जगत में एक बहुत बड़ी बहस चली है, लंबी चर्चा चली है। और रोंगटा साहब ने जिस तरह से कानूनी लड़ाई लड़ी है NFB के माध्यम से, वो आप भी जानते हैं अच्छी तरह से, शायद हर एक दृष्टिहीन जानता है, भारत का तो कम से कम। तो मेरी एक जिज्ञासा थी कि मैं उसके संदर्भ में रोंगटा साहब से बात करूं। मैंने रोंगटा साहब से समय मांगा और उनसे कहा कि मैं थोड़ा जानना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पति उनके साथ ही रहे हैं और उनका दोनों का दृष्टिकोण में मतभेद रहा है, एक मत नहीं रहे हैं। लेकिन पति ने मुझे हमेशा बताया है, डॉक्टर शर्मा ने, कि ऐसे एक युवा के रूप में वो आए थे और उन्होंने बिल्कुल जो कौल साहब का दृष्टिकोण था उससे भिन्न दृष्टिकोण उन्होंने रखा। उन्होंने कहा कि भाई ये जो सारा एक तरह का कहना चाहिए ना, एक बहुत ही अलग ढंग का कि ये श्रेष्ठ है और ये कमतर है वाली जो बात है, ये कम से कम किसी भी दृष्टिहीन के संघ में नहीं होनी चाहिए। यानी सबको समान किसी दृष्टि, हाँ समान रूप से। ये नहीं कि कोई पूछकर, मैं सेक्रेटरी हूँ और मैं भी पूछकर अंदर आऊँ आपसे, ये क्या मतलब है। ये हमारा संघ है, हम सभी अलग अलग स्तर पे काम करें। जो आम सदस्य है, सिर्फ किसी पद पर नहीं है, वो भी उसके सक्रिय सहयोग के बिना आप कुछ नहीं कर सकते, इसलिए उनका भी
वैसा ही विशेष अधिकार होना चाहिए जैसे कि एक प्रेसिडेंट का या एक उपाध्यक्ष का या फिर एक महासचिव का। जी। तो उन्होंने ये सब पति से सुनने के बाद मुझे जिज्ञासा बहुत थी कि मैं उनसे बात करूं, और मैंने उनसे एक इंटरव्यू किया। इंटरव्यू के दौरान ही उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा बहुत रही है कि मैं महिलाओं के लिए कुछ काम करूं। जी। लेकिन आप जानिए, हालांकि हमने एनएफबी के 2 स्कूल चल रहे हैं महिलाओं के लिए, एक जम्मू में विशेष लड़कियों के लिए स्कूल चल रहा है, उसकी बिल्डिंग भी बना दी है एनएफबी ने, और दूसरा छत्तीसगढ़ में चल रहा है लड़कियों के लिए, और बहुत अच्छा, उसको तो मैं खुद देख के आई हूँ, अभी छत्तीसगढ़ की शाखा बना के आई हूँ महिलाओं की, तो बहुत अच्छा स्कूल चल रहा है। लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने महिलाओं के लिए कुछ किया है, क्योंकि मेरे पास कोई महिला ऐसी नहीं है जिसको मैं ये दायित्व दे सकूं, जिसके नेतृत्व में देश भर में एनएफबी की जितनी ब्रांचेस हैं सब में काम हो सके। जी। तो अगर आप मैडम कुछ योगदान करना चाहते हैं समाज में, तो यहाँ मेरे सामने एक धर्म संकट था। जी। क्योंकि मैंने आपको बताया कि पहले मैं अखिल भारतीय महिला मंच में काम कर चुकी हूँ, इसलिए मेरी रुचि का विषय था। जी। दूसरा धर्म संकट मेरे लिए ये था कि मैं अखिल भारतीय महिला मंच में सामान्य महिलाओं के लिए काम करती हूँ, यहाँ मेरे वर्ग की महिलाएं हैं। जी। और फिर मैंने देखा कि यहाँ विस्तार हो सकता, मतलब वो जिस संकुचन की वजह से मैंने इस क्षेत्र को नहीं चयनित किया था, वो संकुचन टूटता है यहाँ पर आके। एनएफबी पूरे भारत का संघ है, और पूरे भारत में मुझे जानने को, क्योंकि मैं अपना लिखना नहीं छोड़ना चाहती हूँ अमित जी। मैं एक लेखिका भी हूँ और 7 किताबें मेरी पब्लिश हो चुकी हैं। मैं अपना लेखन भी नहीं छोड़ना चाहती, तो इसलिए मैं जान सकूंगी पूरे देश की महिलाओं के बारे में। भले ही चावल को देखने के लिए कुछ दानों की जरूरत होती, लेकिन यहाँ तो पूरा कोष था मेरे सामने, इसलिए फिर मैंने उनका की सोच के मैं आपको बताऊंगी। जी। तो बहुत संक्षेप में जानना चाहूंगा, जिस तरह से सक्रिय आप हैं, और भी युवा आपके आने पर और भी युवा आपसे जुड़ रहे हैं, और तो किस तरीके से आप आगे देखती हैं भविष्य, और क्या करना चाहती हैं? तो फिर उनसे मैंने ये कहा कि आप सिर्फ महिलाओं का विंग मत बनाइए, आप एक युवकों का विंग भी बनाइए। जी। इसलिए 2 विंग बने एनएफबी में। जी। एक यंगस्टर के लिए यूथ विंग, और दूसरा महिलाओं के लिए महिला विंग। जी। तो अब हर ब्रांच में ये अनिवार्य कर दिया गया है कि जो 5 मेंबर होते हैं उनमें से एक महिला उपाध्यक्ष अनिवार्यता होगी, आरक्षित सीट है। जी। उसके अलावा आपकी कार्यकारिणी में भी महिला का कम से कम 2 रिप्रेजेंटेटिव होना बहुत अनिवार्य है। जी। तो इस तरह से एक बाध्यता हो जाने से सभी चुनेंगे, शुरू में चुनेंगे, बाद में वो सक्रिय हो जाएंगे, क्योंकि आप भी जानते हैं कि एक महिला के लिए मैनेज करना अपने लिए वोट को, है ना, अपने पक्ष में, ऐसी संस्था में जहाँ एक माइंडसेट काम करता है, बहुत मुश्किल है। जी। तो इस तरह की उन्होंने व्यवस्था की है, तो मुझे अच्छा लगा और मैं काम कर रही हूँ, मुझे बहुत खुशी है। आगे भविष्य में मैं ये देखती हूँ कि कम से कम हमारे समाज की महिलाएं, जिनको बहुत कठिनाई होती पारिवारिक स्तर पे, सबसे पहले कि लड़की है, एक तो वैसे ही बाहर नहीं निकलने देते, पढ़ा के भी वहीं रख देते हैं। जी। मैंने इस तरह की महिलाओं के ऊपर कहानियां लिखी हैं, कहीं अनकहीं पुस्तक मेरी पब्लिश्ड है। जी। तो वो किस तरह का व्यवहार करता है परिवार, समाज उनके साथ। जी। तो ये बहुत अच्छा एक माध्यम होगा कि अगर हम उनको घर से बाहर निकाल पाए तो। जी। क्योंकि तभी उनमें एक विश्वास जगेगा, और वो विश्वास जगने के बाद ही वो अपने लिए और अपने समाज के लिए कुछ कर पाएंगे। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छी शुरुआत है और बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है, और धीरे धीरे पूरे देश में ये फैलेगी और अपनी एक अलग पहचान बनाएगी। जी। तो ये तो आपके सामाजिक, जी, आपकी जो सोशल इन्वॉल्वमेंट्स हैं, जो सामाजिक क्रियाकलाप हैं, ये तो रही उनकी बात। उसके अलावा मैं समझता हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के आर्ट्स फैकल्टी में आप संभवतः पढ़ाती हैं बच्चों को, तो और वो हिंदी मेरे ख्याल से विषय है, बाकी आप विस्तार से बताएंगी। तो ये व्यवसाय भी है जहाँ व्यस्तता रहती है, बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, फिर आप इस संगठन से जुड़ी हुई हैं और वहाँ भी आप सक्रिय रूप से जुड़ी हैं, तो दोनों को कैसे मैनेज करते हैं आप? देखो अमित, और फिर लेखन कार्य भी है उसमें। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक बात मूलतः मानती हूँ और मुझे लगता है आप भी मानेंगे कि काम करने के लिए समय की बात नहीं होती, नियत की बात होती है सबसे पहले। अगर हमारी नियत है तो हम कितनी भी विकट परिस्थितियां क्यों ना हो, उनमें भी हम रास्ता निकाल लेते हैं। जी। और अगर हमारी नियत नहीं है काम करने की, तो हमें कहीं भी रास्ता होते 10-10 रास्ते खुले हो, हमें कोई रास्ता नजर नहीं आता। जी। तो ये जरूर है कि मेरे ऊपर भार बहुत अधिक हो गया, क्योंकि फैकल्टी में रिसर्च का काम बहुत ज्यादा है। जी।
और दृष्टिबाधित होने के कारण, क्योंकि दूसरों का जो मेरे अंडर जो पीएचडी हो रही है या एमफिल के डिसर्टेशन लिखे जाते हैं, उनको चेक कराने के लिए मुझे 10 गुना अधिक समय देना पड़ता है, क्योंकि खुद आप अपनी आंख मार के जल्दी से फटाफट देख सकते हैं पूरे थीसिस को, अगर आपको पढ़वाना पड़े तो आपको अक्षरशः गुजरना पड़ता है जी। तो इसलिए मुझे 10 गुना अधिक समय लगता है, ये बात सही है। लेकिन फिर भी क्योंकि मेरी नीयत है काम करने की और मैं चाहती हूँ कि ये कंट्रीब्यूशन मेरा रहे समाज में, कम से कम मेरा वर्ग ये जाने कि दृष्टि बाधा या महिला होने की बाधा सब कुछ नहीं है, उसके अतिरिक्त भी हम काम कर सकते हैं, उसके होते हुए भी बहुत कुछ कर सकते हैं। जी, तो आपने लेखन कार्य की बात की, मैं संक्षेप में जानना चाहूंगा श्रोताओं की जानकारी के लिए कि किस क्षेत्र में आपका लेखन कार्य चला है या आप लेखन कार्य करती हैं, और जो 7 बुक आपने कहा कि पब्लिश हुई हैं उनके बारे में बहुत संक्षेप में जानना चाहूंगा, कौन सी वो पुस्तकें हैं और वो पुस्तकें किस बात की ओर इंगित करती हैं, संकेत करती हैं? देखिए, सबसे पहली पुस्तक मेरी जो आई थी 2001 में आई थी, शीला दीक्षित जी ने मुख्यमंत्री थी वो, और उन्होंने उसका विमोचन किया था। शीला दीक्षित जी ने इसलिए किया था क्योंकि वो मिरांडा हाउस से पढ़ी थी और मेरी टीचर जो थी दौलत राम में डॉक्टर कानन बाला झिंगन, वो भी बहुत अच्छी प्रसिद्ध लेखिका है, उनकी वो दोस्त थी जी। और उनको मेरी पुस्तक उन्होंने भेजी तो उनको बहुत अच्छी लगी और उन्होंने कहा कि हाँ मैं इसका विमोचन करूंगी, और उन्होंने उसका विमोचन किया था 11 सितंबर 2001 को। तो ये थी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के नाटकों पर और विशेष रूप से उस बकरी नाटक पर जो 1975 में इमरजेंसी के दौरान जी एक तरह से अवेयरनेस करने के लिए लोगों में चलाया गया था, पूरे देश भर में छुप छुप के खेला गया था। इतने भी नाट्य संगठन हैं देश में, सबने बकरी खेला। बकरी मतलब जनता जो आपको दूध भी देती है, आपसे खाने को कुछ नहीं देती, घास पात खा के अपना गुजर बसर कर लेती है, और फिर मरने के बाद उसका मांस भी बहुत शौक से खाया जाता है जी। मतलब उसका कोई अंश ऐसा नहीं है जो उपयोग में ना आ सके, लेकिन उसके लिए कोई राज सत्ता का ऐसा अंश नहीं है जो उसके उपयोग में। बहुत खूब। तो इस बात से प्रभावित होकर मैंने इस पर रिसर्च किया था और अभी तक पूरे हिंदी साहित्य में एकमात्र मेरा ही रिसर्च पर है, सबसे पहला। दूसरा जो मुझे हमेशा वही क्षेत्र अच्छे लगते हैं जिनमें काम नहीं हुआ, जिनमें काम हो चुका पृष्ठ पेषण करना मेरी आदत नहीं है, और इसलिए मैं बात भी बहुत बार दोहराती नहीं हूँ। एक बात कहने के बाद दोबारा वो बात नहीं कहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है जो मुझे करना था या कहना था वो हो गया। दूसरी किताब मेरी आई थी स्वातंत्र्य उत्तर पारंपरिक रंग प्रयोग, जो ट्रेडिशनल थिएटर पर है इंडिया के, जो हमारी परंपराएं, हर राज्य की परंपरा है। जैसे महाराष्ट्र में तमाशा लोक में खेला जाता है, तो तमाशा आपके जीवन से कैसे जुड़ा है, उतना कोई क्लासिक थिएटर काम नहीं करता जितना तमाशा काम करता है। ऐसे गुजरात में भवई है, हर एक राज्य का आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश में नौटंकी है, हरियाणा में सांग है, राजस्थान में ख्याल है ना, कर्नाटक में यक्षगान है। पूरे देश भर के जितने भी राज्य हैं सब में कई लोक नाट्यों की परंपराएं हैं, जिन परंपराओं पे मैंने रिसर्च किया और जाना कि इन परंपराओं ने कैसे मध्यकाल में एक जन जागरण का आंदोलन चलाया था, खड़ा किया था। इसको बहुत अच्छी तरह से पहले कुछ इसके बिंदु जगदीश चंद्र माथुर जी एक बहुत अच्छे प्रसिद्ध नाटककार और क्रिटिक हुए हैं, उन्होंने किया था। उनके उस रिसर्च को और आगे वर्तमान आंदोलन तक और आधुनिक जन जागरण तक जोड़ते हुए मैंने आगे बढ़ाया इस काम को। तीसरी जो मेरी किताब आई वो है काव्य संग्रह कोरे कागज 2010 में, और इसमें मेरी अपनी स्वानुभूति से संबंधित कविताएं हैं। चौथी मेरी किताब आई कारा कुंती की, नाटक है जो कुंती के ऊपर ये बेस्ड है। कुंती आप जानते होंगे महाभारत की बहुत प्रसिद्ध पात्र रही, पांडवों की माता रही हैं, लेकिन उन्होंने प्रेम किया सूर्यदेव से, जिससे कर्ण उत्पन्न हुआ था, और विवाह उनका किया गया सामाजिक माइंडसेट की वजह से पांडु के साथ। लेकिन जो पहला प्रेम होता है वो कभी कोई मनुष्य भूल नहीं पाता, कम से कम निश्चल प्रेम जो होता है, और जहाँ दोनों बाध्य होकर एक दूसरे से अलग होते हैं, तो उस वेदना को स्त्री की, समाज के भीतर की स्त्री को जीना भी है, समाज को पहचान देने के लिए अपनी पहचान को खत्म करना है, और उस आंतरिक पहचान को जिसके दम पर वो जीती है। तो वो जो दोहरे मानदंड स्त्रीत्व के सामने आते हैं, उन पैमानों को बदलने के लिए मैंने ये कारा कुंती की, कारा मतलब होता है जेल, कि कुंती की अपने मन के भीतर एक जेल है, इस पर एक नाटक लिखा। पांचवी जो मेरी किताब थी वो आई कही अनकही। कही अनकही है जो इसकी दृष्टिहीन है, लड़की है, बच्ची है, बड़ी है, उम्र की वृद्धा है, उनकी क्या क्या तकलीफें होती हैं, उनको किस तरह की वेदना
समाज से, परिवार से, परिजनों से, प्रियजनों से दूर है। और उनके भीतर कारण क्या है? आप समाज में भी देखेंगे, टेबल पे अगर एक गिलास रखा है पानी का भरा हुआ, आपका हाथ लग जाता है, होने के कारण कहता है। लेकिन अगर दूसरा आपका शरीर में संपूर्ण है, सब कुछ है, इसका हाथ लगता है तो लगता है उसकी गलती हो गई। या गलती इंसानों में भी दृष्टिहीनता आइडेंटिटी बनती है, जबकि गलती दोनों से हुई। अगर आपने दृष्टि बताया होता है तो नहीं गिराता। सही बात है ना। तो ये जो प्रॉब्लम है पूर्वाग्रह की, इसको लेकर मैंने तो अगली किताब है गप्पा गुलमोहर। मनोहर श्याम जोशी के बारे में आप जानते होंगे, हिंदी के बहुत अच्छे, और हिंदी के ही नहीं बल्कि हिंदी दूरदर्शन के पिता उनको कहना चाहिए, जिनके आपने हम लोग देखा, आपने भी उन्होंने डायलॉग लिखे जिसमें आलोकनाथ थे, क्या था वो, बुनियाद देखा। इन सीरियल्स को चलाने वाले जो थे और इनका लेखन करने वाले वो थे मनोहर श्याम जोशी। तो मनोहर श्याम जोशी पे हिंदी में कोई रिसर्च नहीं हुआ था, जबकि उस व्यक्ति ने हिंदी उपन्यास के पैमानों को बिल्कुल नए ढंग से बदला और इतना सृजन किया, नए ढंग का सृजन, आज का सृजन, जिसमें एब्सर्ड भी है, जादुई यथार्थ भी है, और जिसमें वर्तमान की जो विरूपताएं, विकृतियां हैं, उनको भी उसने तह तक, जड़ तक जाकर खोद के निकाला। बहुत ही रिसर्च पूर्ण उनके, कहना चाहिए शोधपूर्ण उनके उपन्यास हैं, बहुत ही अच्छे और बहुत ही रोचक। उनके ऊपर मेरा पहला रिसर्च आया, इससे पहले उनके ऊपर भी कोई रिसर्च नहीं आया था। ये गप्पा गुलमोहर मेरी किताब आई है। तो इस तरह से ये मेरा लेखन रहा है। और अभी मेरी किताब जो अभी अभी आई है वो है नया रंगबोध। ये भी थिएटर के ऊपर है, जो मैंने देखे आज तक नाटक, और उनको मैं किस तरह से डिफाइन करती हूँ, उनकी परिभाषा कैसे करती हूँ, उनकी स्वरूप को कैसे निर्धारित करती हूँ, उस पर आधारित है। नारायण सेवा संस्थान द्वारा संपूर्ण विश्व से आए हुए 80 से 100 पीड़ित असहाय निःशक्त बंधु बांधवों के प्रतिदिन निःशुल्क ऑपरेशन किए जाते हैं, जो चारों हाथ पैरों पर चलकर आते हैं। वे शल्य चिकित्सा के बाद दोनों पैरों पर चलने लगते हैं। तन से समर्थ होने के बाद निःशक्त बंधुओं को आर्थिक रूप से समृद्ध करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक कोर्सेज जैसे कंप्यूटर प्रशिक्षण, सिलाई प्रशिक्षण, मोबाइल रिपेयरिंग प्रशिक्षण, प्लम्बिंग प्रशिक्षण, सुथारी प्रशिक्षण एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण रिपेयरिंग प्रशिक्षण द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है। तत्पश्चात उन्हें विभिन्न कंपनियों और संगठनों में जॉब दिलवाई जाती है। छोटा मोटा व्यवसाय खुलवाते हैं। वर्ष में 2 बार निःशुल्क निःशक्त सामूहिक विवाह समारोह आयोजित कर उन्हें सामाजिक रूप से भी समृद्ध बनाती हैं। सुनिए चुनिंदा पुराने गीत और साप्ताहिक समाचार। कार्यक्रम संगीत और समाचार में आरजे आपी के साथ हर मंगलवार शाम 7 से 8, रीब्रॉडकास्ट हर बुधवार दोपहर 2 से 3 सिर्फ रेडियो उड़ान पर। हैप्पी लिसनिंग। India, India, we will sing. We are one Indians, we are Indian. ये आवाज है हमारे मेंबर्स के द्वारा भेजे जाने वाले ईमेल कम्युनिकेशन की। ये आवाज है हमारे ग्रुप के द्वारा ऑर्गेनाइज की जाने वाली कन्वेंशन और वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करने वाले लोगों की। और इन सब का नाम है से एवरीथिंग। Say Everything is a group of integration. से एवरीथिंग यानी एक आवाज, विचार और अभिव्यक्ति की। Say Everything means a group of free expression. Say Everything is an international mailing list to learn and share, where the subscribers can discuss every topic of common interest via email exchange from around the world.
For more information and to subscribe our mailing list, please log on to www.sayeverything.org. Say Everything, India's #1 international mailing list. Come and join us today. आप सुन रहे हैं एक मुलाकात आरजे अमित के साथ। तो काफ़ी आपका जो जीवन है वो न केवल वर्तमान समय में बल्कि मैं समझता हूँ कि पहले से ही, जब से आप इन रचनात्मक कार्यों से जुड़ी हैं, काफ़ी व्यस्तता भरा आपका समय रहता होगा। लेकिन फिर भी ये मनुष्य की फितरत है कि थोड़ा समय वो कभी कभी, अगर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नहीं तो कभी कभी तो अपने लिए थोड़ा समय व्यक्तिगत रूप से वो निकालना चाहता है। मैं जानना चाहूँगा कि जब थोड़ा कहीं किंचित मात्र भी खाली समय आपको मिलता है अपने लिए, तो क्या आपके शौक हैं, क्या शौक रखती हैं आप? मुझे संगीत सुनना बहुत अच्छा लगता है जी। और अपनी बेटियों के साथ मैं बाहर जाना बहुत पसंद करती हूँ। जी। 2 बेटियां हैं मेरी। जी। एक अंग्रेजी से MA कर रही है, दूसरी मेडिकल कर रही है, छोटी वाली। जी। उनके साथ बाहर जाना, उनके साथ मूवी देखना, उनके साथ थिएटर देखना, क्योंकि बचपन से उन्होंने मेरे साथ थिएटर देखा। जी। मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब भी कहीं अवकाश मिलता है मुझे, तो मैं उनके साथ समय बिताना और संगीत सुनना बहुत पसंद करती हूँ। लेकिन मेरी अपनी भूख जो है वो मिटती है लेखन से ही। अगर मैं प्रत्येक रात को ना पढ़ूं और ना लिखूं, चाहे मैं आधा घंटा और 1 घंटा ही बैठ के पढ़ूं और आधा घंटा ही लिखूं, तब तक मेरी भूख शांत नहीं होती, मुझे नींद नहीं आती। ये बीमारी कह लीजिए या सुकून कह लीजिए, मेरे लिए कुछ भी है। इस दवा के बिना, इस डोज के बिना मेरी रात नहीं होती। ब्रेल में इन पुस्तकों का प्रकाशन हुआ है या इसके लिए प्रयास किए जाएंगे? प्रिंट में, ब्रेल में नहीं है जी। कोई संभावना, क्योंकि हाँ जी, एक थोड़ा सा नहीं, वो कहीं अनकहीं मैं करवाऊंगी ब्रेल में, और क्योंकि वो उनसे संबंधित है। और स्त्री वाली भी देखेंगे, क्वारा कुंती की भी। मैं चाहती हूँ जिसको पढ़ के थोड़ा दृष्टिकोण बदले, समाज के बारे में जाने लोग, क्योंकि ब्रेल में इस तरह की पुस्तकों का अभाव है। जी। और आज के कार्यक्रम के आखिर में मैं चाहूंगा कि क्या संदेश आप हमारे श्रोताओं को देना चाहेंगे, चाहे वो युवा पीढ़ी हो, चाहे वो महिलाएं हो, या जो भी। देखिए, कोई भी मैं ये मानती हूँ कि समाज में हर एक व्यक्ति का अपना अपना मोर्चा होता है। जी। और अपने मोर्चे पे हर व्यक्ति लड़ता है अपनी तरह से। जो चोर है, जो एक भ्रष्ट आदमी है, वो भी अपनी तरफ से गलत नहीं करता, उसको लगता है यही सही है, इसलिए वो कर रहा होता है। उस समय उसको लगता है यही सही है, इसलिए वो कर रहा होता है। तो हम जो अपना शक्ति, समय और श्रम बर्बाद करते हैं दूसरे की आलोचना करने में, मुझे लगता है उससे ज्यादा बेहतर ये होगा कि हम रचनात्मक कार्य करके एक उदाहरण के रूप में काम करें, अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी। क्योंकि धारा के विरुद्ध बहने में आपकी एनर्जी वेस्ट होती है। अगर आप धारा को मोड़ सकें तो एक सकारात्मक शुरुआत होती है। तो मैं हर एक से चाहती हूँ, कम से कम युवाओं से, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष, कि वो धारा को के विरुद्ध बहने में उतना संघर्ष ना करें जितना संघर्ष उसको मोड़ने में करें, उसको दिशा देने में करें। चलिए, तो मैडम बहुत अच्छा लगा हमें आपसे बात करने के लिए। निश्चित रूप से इस कार्यक्रम का दरअसल जो एक सोल ऑब्जेक्टिव है, जो मुख्य उद्देश्य है, वो यही है कि आप जैसे जो लोग हैं, जो अचीवर हैं, उनसे हम सभी को, श्रोताओं को, सुनने वालों को कुछ प्रेरणा मिल सके और एक दूसरे से कुछ सीख समझ के दरअसल इस जीवन में हम आगे बढ़ सकें। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, कम से कम युवा के रूप में आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और इतने आप सचेत और सतर्क और सजग है, ये देख के और भी अच्छा लगा, क्योंकि हमारे समाज को इस सचेतनता, इस सजगता की बहुत जरूरत है। धन्यवाद जी। और मैं समझता हूँ कि ये जो आपके उद्गार हैं, जो शब्द हैं, ये व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए भी प्रेरणा का कार्य करेंगे, इससे इनकरेजमेंट मिलती है। और मैं हमेशा इसी बात की ओर ज़्यादा मेरी तवज्जो रहती है कि युवाओं को जो है, वो जो अपने सीनियर्स हैं, जो बड़े हैं, उनके मार्गदर्शन में कार्य करना चाहिए। तो एक बहुत अच्छा समन्वय रहता है दरअसल युवाओं का और फिर बड़ों का भी। हाँ, और युवाओं के बिना कोई भी समाज, कोई भी देश, कोई भी समय आगे नहीं बढ़ सकता। और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि भारत में इस समय लगभग 55% युवा है। जी।
और उस युवा शक्ति को आपको आगे बढ़ाना ही चाहिए और आप इस कार्यक्रम के माध्यम से बढ़ा रहे हैं, इसलिए मैं आपको बधाई देती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। रेडियो उड़ान के इस खास प्रोग्राम एक मुलाकात में हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। Words, words, words. Let's sing in the ocean of words and explore its origin, meaning, usage, and many other known and unknown facts about it. Let's sail in the world of magical words and travel far with entertainment. To listen, Ocean of Words. Every Wednesday from 10 to 11 p.m. log on www.radioudan.com. बीस सवाल। Is it female? No. I'm damn sure it's Ranbir Kapoor, isn't it? इसका जवाब जानने के लिए कीजिए शनिवार तक का इंतजार। जी हाँ, हम लेके आए हैं आपके लिए एक अनोखा गेम शो 20 सवाल, हर शनिवार शाम 9 से 10। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन कीजिए www.radioudan.com पर। आप सुन रहे हैं एक मुलाकात आरजे अमित के साथ। श्रोताओं, आज की एक मुलाकात के बारे में आप हमें अपनी फीडबैक या प्रतिक्रियाओं से अवगत करा सकते हैं ईमेल के माध्यम से। हमेशा की तरह आज भी हमारा ईमेल आईडी वही है, आपका चिरपरिचित mail@radioudan.com, और आप मुझे सीधे लिख सकते हैं amit@radioudan.com पर। वेबसाइट www.radioudan.com और हमारी स्काइप आईडी है। अगर आप अब तक हमसे नहीं जुड़े हैं तो न केवल एक मुलाकात बल्कि रेडियो उड़ान के तमाम प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों में आप जुड़ सकते हैं स्काइप के माध्यम से। स्काइप आईडी है RADIOUDAN यानी कि रेडियो उड़ान। आप हमें रिक्वेस्ट सेंड करें, हम आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे और फिर आप हमारे प्रसारणों से जुड़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप लाइक कर सकते हैं हमारा फेसबुक पेज facebook.com/radioudan। ये है हमारा फेसबुक पेज। तो दोस्तों, अब वक्त इशारा कर रहा है कि भाई हमको यहाँ पर अब जुदा होना होगा एक सप्ताह के लिए हमेशा की तरह। फिर अगला शुक्रवार आएगा और फिर आपकी और हमारी मुलाकात बादस्तूर होगी, जारी रहेगी। जी हाँ दोस्तों, तो आप बहुत बहुत ख्याल रखिएगा अपना, और जैसा कि हम प्रोग्राम के शुरू में बता चुके हैं कि रेडियो उड़ान की कन्वेंशन का हिस्सा बनना आप न भूलें। तो हमेशा की तरह एक खूबसूरत गीत मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूं। प्रोग्राम के आखिर में आपसे मिलूंगा, फिर मिलूंगा, और जिंदगी ने अगर साथ दिया, जिंदगी ने अगर वफा निभाई तो जरूर मिलूंगा आपसे किसी न किसी मोड़ पर। अपने दोस्त अमित भट्ट को आज का प्रोग्राम एक मुलाकात समाप्त करने की इजाजत दीजिए। नमस्कार।